हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आज मैं आप लोगों को वन शॉट इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 कंप्लीट करूंगा। बेटा मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझा दूंगा बेटा कि आप लोगों को एसर्शन रीजन, एमसीक्यूज, 3 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बेटा जी, चैप्टर का नाम हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। अब इस चैप्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह जी 1991 में लेके आए थे उसके बारे में हम लोग बेटा पढ़ेंगे। अब आपको बताऊं, जब ये रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह जी साइन कर रहे थे, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी, क्या बात है, ऐसी स्माइल मैंने उनकी रिसेंट डेज जब पीछे कभी नहीं देखी। देखिए इनकी स्माइल, कितनी बढ़िया स्माइल है कि देश को वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दे रहे हैं। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने 24 जुलाई 1991 में साइन करी थी। राइट, सभी रिपोर्टर्स हैं और क्या खिलता हुआ चेहरा है इनका। राइट, अब इन्होंने इस पॉलिसी में, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें लिखी, उसका क्या क्या इंपैक्ट था बेटा, वो आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ध्यान से बेटा। सबसे पहला, क्या रीजंस था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई क्यों, हमको यह बताना है। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बिफोर 1991, बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इंग्लिश को सेव करती थी। क्या करती थी बेटा? सेव करती थी। इंग्लिश लिख रहा हूं बेटा। बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव करती थी। किससे? फॉरेन कंपटीशन से। फॉरेन कंपटीशन से इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन कंपटीशन झेल नहीं पाएंगे, उनको कंपीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सेव करती थी फॉरेन कंपटीशन से, या फिर मैं कह सकता हूं प्रोटेक्ट करती थी फॉरेन कंपटीशन से। कैसे प्रोटेक्ट करती थी? हां जी, बच्चे पूछते हैं सर कैसे प्रोटेक्ट करती थी? कैसे करती थी बेटा जी? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के। टैरिफ का मतलब क्या होता है बेटा? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, ये हमारा मेरे बच्चों टैरिफ होता है। और इंपोर्ट का मतलब आपको पता ही है, फॉरेन गुड्स खरीदना इज नोन एज टू बी इंपोर्ट्स। अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है डोमेस्टिक गुड्स को फॉरेन कंट्री में बेचना, दैट इज नोन एज टू बी एक्सपोर्ट्स। तो बेटा जी, इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेव किया था फॉरेन कंपटीशन से। कैसे? अपने देश में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा के। टैरिफ का मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स ऑन इंपोर्ट, कि कोई भी डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर फॉरेन गुड खरीदेगा तो उसे हायर टैक्सेस देने पड़ेंगे। राइट। नॉन टैरिफ बैरियर होता है कोटा। नॉन टैरिफ बैरियर होता है बेटा कोटा। और कोटा हमारी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है। कोटा हमारा क्या होता है बेटा? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, क्वांटिटी पे टैरिफ लगा दिया था, बैरियर लगा दिया था। भैया क्वांटिटी पे बैरियर लगा दिया मतलब कि अगर हम बाहर से 10,000 गुड्स इंपोर्ट करा रहे हैं तो हमें बोला है कि कोटा है, आप 10,000 गुड्स से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट नहीं करा सकते। क्वांटिटी भी फिक्स कर दी बाहर से इंपोर्ट कराने की। राइट बेटा, मैंने क्या बोला? बिफोर 1991, आई रिपीट अगेन, बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट
डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करती थी फॉरेन कंपटीशन से। क्यों प्रोटेक्ट करती थी? क्योंकि पता था इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर फॉरेन कंपटीशन हमारे देश में आ गया तो इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और वो कैसे प्रोटेक्ट करती थी बेटा? टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा के उन्होंने क्या किया? इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, और हम बाहर से जो गुड इंपोर्ट करा रहे हैं उस पर कोटा लगा दिया। कोटा मतलब क्वांटिटी फिक्स कर दी कि अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करा रहे हो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बियॉन्ड आप नहीं ले सकते। अगर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फॉरेन गुड्स खरीदना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स लगेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्वांटिटी टैक्स के साथ साथ क्वांटिटी पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इंडियन कंज्यूमर्स की मजबूरी थी कि वो डोमेस्टिक गुड्स को ही बाय करें। अगर वो डोमेस्टिक गुड्स बाय कर रहे थे, पर वो जो डोमेस्टिक गुड्स थे उसको हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने इंप्रूव करने की कोशिश करी, पर वो इतना इंप्रूव नहीं कर पाए जितना फॉरेन प्लेयर्स गुड्स में क्वालिटी दे रहे थे। तो मैं कह सकता हूं, हम ये बोलेंगे कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सरकार से मदद मिल रही है। अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सरकार से मदद मिल रही है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर की, तो वो ये सोचेगा सरकार तो साडी अपनी है, क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी इंप्रूव कर लो जितनी होती है, ज्यादा नहीं भी करेंगे क्या फर्क पड़ता है, मार्जिन बढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने देखा सरकार तो साडी अपनी है, हम इंप्रूवमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। कोशिश करी उन्होंने, पर यह सही की थी कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगा के, तो जितना उनको पेन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो भैया टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगा के हमारे देश के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इतने ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस थे कि उन्होंने देखा कि हमें यहां पे हमारे देश के अंदर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लग गया और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अच्छे गुड्स नहीं दे रहे। अगर वो अच्छे गुड्स नहीं दे रहे तो उन्होंने क्या किया? फॉरेन गुड्स खरीदे, फॉरेन गुड्स बाय करें। मतलब टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगा हुआ था फिर भी उन्होंने फॉरेन गुड्स बाय करे। ऐसा क्यों किया बेटा? देखो, मैं सोच रहा हूं कि मैं अगर डोमेस्टिक गुड खरीदूंगा वो गुड क्वालिटी में ठीक है पर इतना अच्छा नहीं है जितना फॉरेन गुड है। तो मैंने क्या किया? स्टार्टिंग में डोमेस्टिक गुड खरीदा, वो डोमेस्टिक गुड मेरा 1 साल में खराब हो गया, 1 साल में खराब हो गया, राइट। फिर मैंने ये सोचा कि मैं फॉरेन गुड खरीदता हूं, चाहे वो 5 गुना महंगा है पर वो मेरा 4 से 5 साल चल रहा है। तो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगे हुए थे पर जो क्वालिटी कॉन्शियस इंडियन कंज्यूमर्स थे, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगने के बावजूद उन्होंने बाहर से इंपोर्ट कराया। क्या किया उन्होंने? बाहर से इंपोर्ट कराया, राइट बेटा। पक्का टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगा के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को मदद मिली, पर जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उन्होंने देखा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इतनी बेटर नहीं है जितने फॉरेन गुड्स की है। चाहे गवर्नमेंट ने टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगाए हुए थे फिर भी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन गुड्स खरीदते थे। अब भैया टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर लगाने के बावजूद हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिट में था। किस में था बेटा? डेफिशिट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट में, इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का यहां पे फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता है, पर इस चैप्टर के लिए इतनी बात काफी है। मैंने क्या बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद दैट ऑफ अनदर। मेरे बच्चों, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? यह है कंट्री ए, यह है कंट्री बी। कंट्री ए ने कंट्री बी को एक्सपोर्ट किया, कंट्री बी ने कंट्री ए को एक्सपोर्ट का सरप्लस दिया, एक्सपोर्ट जो किया उसके पैसे दिए, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। क्या बोला? कंट्री ए कंट्री बी है, कंट्री ए ने कंट्री बी को एक्सपोर्ट किया, कंट्री बी ने
कंट्री ए को एक्सपोर्ट रिसीट्स दिए, पैसे दिए, दैट इज नोन एज टू बी अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है पर यहां पे आया है इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री विद दैट ऑफ अनदर। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि अगर हम बाहर के देश में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर वाले उस एक्सपोर्ट के बदले जो हमें पैसे दे रहे हैं, दैट इज नोन एज टू बी अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसका फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में डिटेल में ये आएगा, इसके अलावा और फॉर्मूला भी होता है, वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया था फॉरेन कंपटीशन से। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन टेक्नोलॉजी को झेल पाएं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी मदद करी। कैसे? उन्होंने अपने देश में टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया। टैरिफ था टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, भैया जो बाहर से इंपोर्ट कराएगा इंडियन बंदा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन टैरिफ बैरियर होता है कोटा। कोटा एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है और कोटा के अंदर क्या होता है, क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि इंडियन कंज्यूमर इससे ज्यादा बाहर से इंपोर्ट नहीं करा सकता। अगर इंडियन गवर्नमेंट टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगाएगी तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदना, तो उनकी मजबूरी होगी वो इंडियन मेड गुड्स को खरीदें। बट इंडियन मेड गुड्स क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं थे जितने फॉरेन मेड गुड्स थे। तो बहुत से इंडियन कंज्यूमर्स ने ये देखा कि चाहे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा हुआ है हमारे देश में, चाहे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा हुआ है, फिर भी उन्होंने बाहर से इंपोर्ट कराया। टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा हुआ है, फिर भी वो फॉरेन गुड्स खरीदते थे। क्यों खरीदते थे? मैंने क्या बताया, उन्होंने कहा इंडियन गुड खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, 6-7 महीने में खराब हो जाएगा। फॉरेन गुड 5 गुना महंगा है पर 4-5 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम डोमेस्टिक गुड्स नहीं खरीदेंगे, हम फॉरेन गुड्स ही खरीदेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स था। चाहे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा हुआ था, फिर भी हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा थे। इंपोर्ट ज्यादा क्यों थे? क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स इंडियन कंज्यूमर के स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए इंडियन कंज्यूमर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा होने के बावजूद बाहर से इंपोर्ट करा रहे थे। अगर वो बाहर से इंपोर्ट कराएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा बेटा? डेफिशिएट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? डेफिशिएट। तो मैं कह सकता हूं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट में था, इसलिए हमें अपने देश में रिफॉर्म्स निकालने की जरूरत बहुत ज्यादा थी। तो बेटा जी, हमारा सबसे पहला पॉइंट है रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1999 में और 1991 में जो मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने स्माइल देते हुए 1991 में जो मनमोहन सिंह जी हैं जिन्होंने स्माइल देते हुए 24 जुलाई 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली। ये पॉलिसी इन्होंने क्यों निकाली, उसके रीजंस क्या थे? व्हाट आर द रीजन कि ये पॉलिसी निकालनी पड़ी? सबसे पहला रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 1951 से लेके 1990 तक जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग थी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। उनमें से कुछ ही प्रॉफिट कर रही थी, मैक्सिमम को लॉसेस हो रहे थे। अगर मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट फर्म्स को, इंडियन फर्म्स को, और वो भी गवर्नमेंट फर्म्स को लॉसेस हो रहे हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म्स के लाने की सबसे पहली आवश्यकता यह थी कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट थी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी, वो क्या थी? बहुत परफॉर्मेंस में लैग थी। परफॉर्मेंस में लैग थी मतलब बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस लैग थी, उन्हें लॉसेस हो रहे थे, तो इसीलिए रिफॉर्म्स की जरूरत थी। रिफॉर्म्स के अंदर प्राइवेटाइज करके हम क्या करेंगे? प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को क्या करेंगे? प्राइवेटाइज करेंगे जब, तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जिनको लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होगी। तो रिफॉर्म्स लाने की सबसे पहली नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इसकी थ्योरी मैंने दी हुई है, आप पढ़ेंगे, वही है एग्जैक्टली जो मैंने बोला है। सेकेंड पॉइंट, डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अभी मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिशिएट में था। क्यों था? 1991 से पहले डेफिशिएट क्यों में था? क्योंकि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, इंडियन गुड्स सब स्टैंडर्ड थे, अच्छे नहीं थे, राइट? चाहे टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर लगा हुआ था, फिर भी हमारे देश के इंपोर्ट ज्यादा थे। जब हमारे देश के इंपोर्ट ज्यादा हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा मेरे बच्चों? डेफिशिएट। तो सेकंड रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकालने का इज डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट।
नेक्स्ट है बेटा इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब 1991 में हमारे देश में जो महंगाई है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक था उसके पास पैसा नहीं था, वो करेंसी को प्रिंट कर रहा था, और करेंसी प्रिंट करने को हम क्या कहते हैं बेटा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं बेटा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में डेफिसिट आया। डेफिसिट क्यों आया? क्योंकि हमारे देश में रेवेन्यू जो है वो कम है और जो खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे कमाएगी? टैक्सेस के थ्रू, कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कम हुई और गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे तो देश में डेफिसिट आया। अब जब डेफिसिट आया तो देश क्या करेगा? करेंसी प्रिंट करेगा, और जब वो करेंसी प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, दैट इज नोन एज टू बी अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ऑब्वियसली जब नई करेंसी प्रिंट होगी तो हमारे देश में मनी की सप्लाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा? मनी की सप्लाई बढ़ेगी। और आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और प्राइस क्या होता है बेटा? हमारा इन्फ्लेशन। तो मैं कह सकता हूं मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को बोला मेरे लिए करेंसी छापो, सेंट्रल बैंक ने उनके लिए करेंसी छापी। जब करेंसी प्रिंट हुई तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा, मनी की सप्लाई बढ़ी, और मनी सप्लाई प्राइसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये आपने मैक्रो में पढ़ा होगा बेटा, राइट? जब प्राइस बढ़ा तो इट इज इन्फ्लेशन। नहीं पता तो ऑब्वियसली यू हैव टू ज्वाइन द प्रो बैच। ओके, डन। तो दिस इज थर्ड पॉइंट नंबर 3, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। नेक्स्ट बेटा, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा 1991 में हमारे देश का इतना बुरा हाल था कि हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी है इतने लोएस्ट लेवल पे थी कि हम 2 हफ्ते की इंपोर्ट पेमेंट नहीं चुका पा रहे थे। जो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं उसकी 2 वीक्स की पेमेंट चुकाने के भी हमारे पास पैसे नहीं थे। फॉरेन कंट्री से जो लोन लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं थे। इतना लो लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे देश का। कब? 1991 से प्रियोर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो मेरे प्यारे से बच्चों, रेवेन्यू 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट टैक्सेस से कमाती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यूज अदर देन द टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे मैं कहता हूं मैं दिल्ली से पंजाब जा रहा हूं, अमृतसर जा रहा हूं। अगर मैं दिल्ली से अमृतसर जा रहा हूं बेटा और मैंने शताब्दी की टिकट बुक कराई है और उसका प्राइस है 1100 रुपए। कितना प्राइस है? 1100 रुपए। उस 1100 में से हमारा 200 रुपए का जीएसटी है। कितना है? जीएसटी। तो 200 रुपए का जीएसटी है, 900 प्लस 200, तो जो 200 है वो जीएसटी है। तो जीएसटी क्या हो जाएगा बेटा हमारा? हाँ जी, जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स रेवेन्यू, राइट? जो 900 है वो रेलवेज ने इसलिए लिया है क्योंकि रेलवे अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के बिहाफ पे उसने 900 लिए हैं। तो 900 क्या हो जाएगा बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, रेलवे एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के कमाती है, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बोला ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, मतलब कि गवर्नमेंट के पास टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू से कलेक्शन नहीं हो पा रही थी, टैक्सेस भी कलेक्ट नहीं हो रहे थे, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस प्रॉफिट कमा रही है, जैसे रेलवे जो प्रॉफिट कमा रहा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। 1100 की टिकट है, 200 रुपए जीएसटी है, 900 रुपए रेलवे इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है। तो 900 रुपए टैक्स इंपोज करके नहीं कमा रहा, कैसे कमा रहा है? अपनी सर्विसेज को देके कमा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की। तो 900 इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जितनी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट होता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। और अभी अभी मैंने बताया ना आपको बेटा, 1951 से लेकर 1990 तक जितनी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थी वो लॉसेस में थी मैक्सिमम। अगर वो लॉसेस में थी तो गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू दोनों ही कलेक्ट नहीं हो रहा। अगर दोनों ही कलेक्ट नहीं हो रहा तो क्या पकड़ना पड़ेगा? कटोरा। क्या पकड़ना पड़ेगा बेटा? कटोरा। समझ गए बेटा? अब कटोरा पकड़ेंगे तो बर्डन ऑफ डेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी अ ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। नेक्स्ट बेटा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी
वो पीवी नरसिम्हा राव जी की थी, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये कहा जाता है कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो इनएफिशिएंट थी। इनएफिशिएंट क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरनल सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या है? ध्यान से, गवर्नमेंट जो है इंटरनल सोर्सेस से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। और इंटरनल सोर्सेस का मतलब क्या है बेटा? टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी और खर्चे इतने ज्यादा थे और गैप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कटोरा पकड़ना पड़ा। तो हमारे 6 पॉइंट मैंने बताए अभी अभी आपको कि क्या रीजन था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकालने का। मैं रिपीट नहीं कर रहा, बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा। तो ये 6 पॉइंट खत्म हुए जिसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आई। अब जब ये इतनी सारी प्रॉब्लम आई, राइट, इतनी सारी प्रॉब्लम आई, तो जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और वर्ल्ड बैंक को बोला कि वर्ल्ड बैंक हमें लोन चाहिए, पैसा चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं, तुम्हारी तो बुरी हालत है, कंगाल हो, तुम मुझे पैसे वापस कैसे करोगे? हम नहीं दे रहे आपको लोन। अगर हम लोन देंगे तो आपको अपने देश में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी आपको लोन दिया जाएगा, वरना हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ये एक मजबूरी थी इंडिया की कि वर्ल्ड बैंक की कंडीशन को मानना। मनमोहन सिंह जी ने इसमें दिमाग लगाया और उन्होंने वर्ल्ड बैंक की कंडीशन मानी, क्योंकि वो चाहते थे, वर्ल्ड बैंक चाहता था हम अपने देश को लिबरलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, ग्लोबलाइज करें। क्या चाहता था वर्ल्ड बैंक? हम अपने देश को लिबरलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, ग्लोबलाइज करें। तो 24, हां जी, $7 बिलियन का लोन लेने के लिए, $7 बिलियन का लोन लेने के लिए क्या चाहता था वर्ल्ड बैंक? वो कहता था रिस्ट्रिक्शन हटाओ, अपने देश में प्राइवेट सेक्टर को ना आने की रिस्ट्रिक्शन हटाओ। प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं होता था प्रियोर 1991, ये रिस्ट्रिक्शन हटाओ। गवर्नमेंट अपने रोल को कम करे, जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको बेचे और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाएं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाएं मतलब टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया हटाए, ये बोला गया था वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को। अब इंडिया इस चीज के लिए एग्री हुआ, वर्ल्ड बैंक की इस कंडीशन के लिए एग्री हुआ और उसने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली। 24 जुलाई 1991 में उसने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली। और ये पॉलिसी का मेन मोटिव क्या था? एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना देश में। कॉम्पिटिटिव क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जब लगेगा फॉरेन कंपटीशन मिलना ही नहीं है, वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, पर जैसे ही फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनको देखा देखी वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे और वो भी अच्छे से काम करेंगे। राइट बेटा? ओके। अब बेटा जब ये पॉलिसी आई, तो पॉलिसी जब भी आती है तो 2 तरीके के मेजर्स होते हैं बेटा। सबसे पहला मेजर जो होता है वो होता है स्टेबलाइजिंग मेजर। कौन सा मेजर बेटा? स्टेबलाइजिंग मेजर। स्टेबलाइजिंग मेजर के बाद आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबलाइजिंग मेजर? देखो यार, आप अगर कोई भी चेंज करते हो, उस चेंज को करने से पहले आप ये देखोगे कि मेरे देश में एट प्रेजेंट क्या हालात हैं, उन हालातों को स्टेबल करेंगे, फिर हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी निकालेंगे। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? सबसे पहले इकोनॉमी को स्टेबल किया। हमारे देश में 2 प्रॉब्लम थी 1991 में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो थी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था। क्या प्रॉब्लम थी हमारी? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह थी बेटा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई थी, 17% तक महंगाई थी 1991 में। राइट बेटा? इन दोनों चीजों को पहले मनमोहन सिंह जी ने काउंटर किया। अब बेटा लिखा हुआ है करेक्टिंग वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को करेक्ट किया। आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को उन्होंने कैसे करेक्ट किया? करेंसी डीवैल्यूएशन करके। क्या करके बेटा? करेंसी डीवैल्यूएशन करके उन्होंने अपनी कंट्री की वीकनेस को बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेक्ट किया। अब करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? चलो मैं प्रेजेंटली जो चल रहा है उसकी बात करता हूं। सपोजिंगली $1 85 का चल रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? मैं प्रेजेंट सिचुएशन ले रहा हूं। $1 85 का चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा, एक इंडियन अगर $1 खरीदता है तो उससे अपनी पॉकेट से 85 रुपीज निकालने पड़ रहे हैं। कितने पैसे निकालने पड़ रहे हैं? 85 रुपीज निकालने पड़ रहे हैं। तो $1 अगर 85 रुपीज का है तो मेरे बच्चों इसका मतलब यह है, बीइंग अ इंडियन, अगर मैं $1 बाय करता हूं तो मुझे मेरी पॉकेट से 85 रुपीज निकालने पड़ रहे हैं। अब बेटा गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया।
अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा के उसने 85 से 90 कर दिया। सर क्या बात कर रहे हो, करेंसी की वैल्यू गिर थोड़ी ना रही है, ये तो बढ़ रही है, 90 तो बड़ा होता है 85 से। ना बेटा ना, मैं आपको काउंटिंग नहीं सिखा रहा, मुझे भी पता है 90 बड़ा होता है 85 से, पर हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो काउंटिंग सीख रहे हैं। आपको रिलेटिवली कंपेयर करना है बेटा। रिलेटिवली का मतलब क्या है, $1 85 का था, इसका मतलब क्या है कि बीइंग अ इंडियन मैं $1 अगर खरीद रहा हूं तो मुझे मेरी पॉकेट से 85 रुपीज निकालने पड़ रहे हैं। अब $1 90 रुपीज का हो गया। अब मेरे बच्चे $1 अगर 90 रुपए का हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, बीइंग अ इंडियन सेम डॉलर को बाय करने के लिए मुझे 5 रुपए फालतू खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर बीइंग अ इंडियन $1 को बाय करने के लिए मैं 5 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं तो मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो दिस इज कॉल्ड करेंसी डीवैल्यूएशन। दिस इज कॉल्ड करेंसी डीवैल्यूएशन कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर गई फॉरेन कंट्री की करेंसी के टर्म में। दैट इज कॉल्ड करेंसी डीवैल्यूएशन। गिरी कैसे, क्योंकि सेम डॉलर को बाय करने के लिए आप अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। पहले 85 जेब से निकाल रहे थे $1 को लेने के लिए, अब 90 निकाल रहे हो, 5 रुपए फालतू निकाल रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर गई। दिस इज कॉल्ड करेंसी डीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, ये गवर्नमेंट ने किया, क्यों करेगी, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़े। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो जो फॉरेनर्स हैं, जो अपने फिरंगी भाई हैं, उनके लिए हिंदुस्तान क्या हो गया, सस्ता। पहले फॉरेनर $1 में 85 रुपए के नजारे लेते थे, नजारे मतलब 85 रुपए के गुड्स खरीदते थे। अब फॉरेनर $1 में 85 रुपीज के गुड्स खरीद रहा है। अब फॉरेनर सेम डॉलर में 5 रुपए के ज्यादा गुड्स खरीद रहा है। तो फॉरेनर्स के लिए इंडिया क्या हो गया, सस्ता। अगर फॉरेनर्स के लिए इंडिया सस्ता हो गया तो वो इंडिया से गुड खरीदेगा। अगर इंडिया से गुड खरीदेगा तो इंडिया के क्या बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स। तो करेंसी डीवैल्यूएशन क्यों की जाती है, ताकि हम अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे देश में क्या आएगा, डॉलर। क्या आएगा, डॉलर। तो करेंसी डीवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे देश में एक्सपोर्ट सरप्लस आए। और एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब जो फॉरेनर्स ने गुड्स खरीदे हैं उसके पैसे आए, और पैसे किस में आएंगे, डॉलर में। तो हमारे देश में करेंसी डीवैल्यूएशन करने की वजह से फॉरेनर्स गुड्स खरीदते हैं और हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट है उसको करेक्ट कैसे किया। पता है कैसे करेक्ट किया, करेंसी डीवैल्यूएशन के थ्रू। कैसे करेक्ट किया बेटा, करेंसी डीवैल्यूएशन के थ्रू। बिफोर 1991 $1 ₹17.90 का था। कितने का था, ₹17.90 का। अब आफ्टर जुलाई 1, मतलब जुलाई, जैसे ही हमारी जुलाई के बाद कितना हो गया, 20.50। कितना हुआ, 20.50। मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ा दी और रुपी की वैल्यू कम कर दी। देखो ना, 85 से 90 है तो रुपी की वैल्यू कम हो रही है। यहां पे 17.90 से 20.5 गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली किया। और गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली क्यों किया, ताकि फॉरेनर्स हमारी कंट्री से गुड्स खरीदें और हमारी कंट्री में डॉलर आए और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कंट्रोल हो। ये डीवैल्यूएशन 2 बार हुई थी, 2 टाइम्स। मनमोहन सिंह जी ने डीवैल्यूएशन 2 बार करी थी, राइट बेटा। एक करी थी जुलाई 1 को और एक करी थी जुलाई 3 को। अब जुलाई 1 को 20.50 करा और जुलाई 3 को फिर अपने देश की करेंसी की वैल्यू गिरा के 22 पे ले आए। क्यों लेके आए वो 22 पे, उन्होंने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को क्यों कम किया, इसलिए कम किया, डीवैल्यूएशन इसलिए किया ताकि हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कंट्रोल हो। क्योंकि हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियसली जब करेंसी डीवैल्यूएशन करा, हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़े। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, इंप्रूव, बढ़ेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 2 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है स्टेबलाइजिंग मेजर, एक होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजिंग मेजर में क्या किया जाता है, स्टेबलाइजिंग मेजर शॉर्ट टर्म मेजर होता है। इसमें क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीकनेस को करेक्ट किया था। और करेक्ट क्यों किया था, ताकि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आए। और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब आए, क्योंकि करेंसी को डीवैल्यूएट करा, फॉरेनर्स हमारे देश से गुड्स खरीदे, हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ी। और दूसरा पॉइंट क्या था,
उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया था। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया, आपने मनी में पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। याद है बेटा, बैंक रेट, रेपो रेट। उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करके मनमोहन सिंह जी ने स्टेबलाइज करा इन्फ्लेशन। तो ये है मेरे स्टेबलाइजिंग मेजर। स्टेबलाइजिंग मेजर में 2 पॉइंट्स थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को करेक्ट करना, कैसे करेक्ट किया, डीवैल्यूएशन के थ्रू, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। जब इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स पे आए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एलपीजी को फुल फ्लेज इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। और एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर एलपीजी हम क्यों लेके आए, ताकि इकोनॉमी में एफिशिएंसी बढ़े, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी अपने क्वालिटी को, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें। ओके तो पहले मनमोहन सिंह जी ने स्टेबलाइज किया इन 2 चीजों को। स्टेबलाइज करने के बाद फिर उन्होंने एलपीजी पे फोकस किया। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से, पहले हमारे देश में क्या था, 1991 से पहले हमारे देश में एलक्यूपी था। एलक्यूपी मतलब लाइसेंस राज, कोटा और परमिट। लाइसेंस राज मतलब कि जो बिजनेसमैन है ना, उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने पड़ते थे, छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट। तो लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत गंदा होता था 1991 से पहले। कोटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। कोटा मतलब कि क्वांटिटी फिक्स कर दी थी, क्वांटिटी इंपोज कर दी थी प्रोडक्शन ऑन एंड इंपोज पे। गुड को प्रोड्यूस करना है तो क्वांटिटी फिक्स है, बाहर से गुड इंपोर्ट कराना है तो क्वांटिटी फिक्स है, तो कोटा होता था। और तीसरा है परमिट। परमिट मतलब गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अप्रूवल चाहिए होते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराना है, कितना कराना है, क्या करना है। जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, राइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो परमिशन देते थे तो ही कर पाते थे, वरना नहीं कर पाते थे। तो कहने का मतलब क्या बेटा, बहुत प्रॉब्लम थी। तो 1991 से पहले हमारे देश में क्या था, एलक्यूपी मतलब लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज। और 1991 में क्या कर दिया, एलक्यूपी लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज को हटा के क्या लेके आगे बेटा, क्या लेके आगे, एलपीजी। और एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, 1991 से पहले हमारे देश में रेगुलेशन था, ठीक है, या हमारा देश रिजर्व्ड था। अब रेगुलेशन या रिजर्व्ड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था पूरा का पूरा, नो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ना बराबर था। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अलाउ करना, उनको फ्रीडम देना कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकें और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। तो डी रेगुलेशन या डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है, रिजर्वेशन और रेगुलेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल। अब रेगुलेशन है गवर्नमेंट का कंट्रोल, डी रेगुलेशन हो जाएगा जब गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर रहे हैं। रिजर्वेशन है गवर्नमेंट का कंट्रोल, रिजर्व है। डी रिजर्वेशन क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को कम कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज या डी रेगुलेशन। डी रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, डी रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना। तो डेफिनेशन सुनो क्या होगी, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डी रेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब आजादी देना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, कि वो भी हमारे देश में आके काम कर सकता है और कमर्शियल लाइन प्रॉफिट कमाने के लिए जो करना चाहता है करे। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड। जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट सेक्टर है, उन्हें फ्री हैंड दे दिया कि प्राइस आप अपने आप फिक्स कर सकते हो, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। कमर्शियल लाइंस, कमर्शियली आप लोग डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आ जाओ हमारे देश में काम करने के लिए। तो ये है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब डी रेगुलेशन करना गवर्नमेंट के कंट्रोल को, और गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को कम करे और प्राइवेट सेक्टर को ऑटोनॉमी दे, आजादी दे कि वो अपने हिसाब से धंधा चला सकें। लिबरलाइजेशन का मेन पर्पस क्या था, इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करना। अनलॉक, पहले हमारी इकोनॉमी लॉक थी। लॉक क्यों थी, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था। अब इकोनॉमी को क्या किया बेटा, अनलॉक किया। अनलॉक किया इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया कि हमारे देश में आए और गुड प्रोड्यूस करें। अब बेटा जो लिबरलाइजेशन है उसमें 5 तरीके के
लिबरलाइजेशन में हमारे 5 तरीके की रिफॉर्म्स हैं बेटा। सबसे पहली रिफॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहला काम क्या किया था मेरे बच्चों? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। मैंने आपको LQP बताया था ना, राइट? अब L का मतलब क्या था? हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम। तो भैया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एबॉलिश किया। पहले क्या होता था? छोटी छोटी चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट ने क्या किया? देखो क्या लिखा है, द न्यू पॉलिसी एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को उन्होंने एबॉलिश किया कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट 18। उन्होंने कहा इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में से 18 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। उनके अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए लाइसेंस लेने की, एक्सपेंशन के लिए, राइट, नई यूनिट खोलने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पर ये 18 इंडस्ट्रीज थी जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत थी, वो 18 से रिड्यूस करके इन्होंने 5 कर दी। और वो 5 कौन कौन सी हैं? डिस्टिलेशन एंड ब्रीविंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार्स एंड सिगरेट वाली कंपनीज, राइट, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस वाली कंपनीज, डिफेंस वाली, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव वाली और स्पेसिफाइड हैजार्डियस केमिकल्स वाली जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ये 5 इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ेगा और हर चीज के लिए गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इनके अलावा बाकी जितनी भी हैं, पहले 18 थी, 18 से कितनी कर दी? 5। और वो 5 कौन सी हैं प्रेजेंटली? ये कि इनको तो लाइसेंस लेना पड़ेगा और बाकी सभी को एक ही बार लाइसेंस लेना है। बाद में छोटी छोटी चीजों के लिए लाइसेंस के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, राइट। जब ये आया तो नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेटअप न्यू यूनिट। नई यूनिट खोलनी है अगर तो नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले से काम चल जाएगा। अपने यूनिट को डाइवर्सिफाई करना है, अपनी प्रोडक्ट लाइन को ज्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी बनानी है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर कंपलसरी रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की। किनको? ये 5 इंडस्ट्रीज को जो मैंने पीछे लिखी है, इनको तो लाइसेंस लेना पड़ेगा हर एक चीज के लिए, राइट बेटा। नेक्स्ट बेटा, सेकेंड पॉइंट है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है ना वो कम कर दिया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को लॉसेस हो रहे थे तो उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया, बेच दिया, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि आप आके ये बिजनेस संभालो। तो पब्लिक ने, गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने रोल को डिक्रीज किया, राइट। आपको बताऊं बेसिकली क्या है, सबसे पहले 17 इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आ रही थी, 17 से 8 हुई। कितनी हुई बेटा? 8। अब 8 से रिड्यूस होके वो सिर्फ 3 रह गई हैं। पहले कितनी थी? 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। उस 17 में से क्या किया हमने? 17 में से हमने 8 रहेगी, 8 रहेगी तो इसका मतलब क्या है? हमने 9 बेच दी, 9 को प्राइवेटाइज कर दिया। अब 8 में से अब 3 रह गई हैं, और वो 3 2010-11 में कौन कौन सी हैं? एटॉमिक एनर्जी वाली, रेलवेज और डिफेंस इक्विपमेंट। रेलवेज में भी कुछ पोर्शन प्राइवेटाइज करा इन्होंने, पर वो बुक्स में नहीं है, इसलिए हम 3 ही लिखेंगे यहां पे। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन का मतलब क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है? कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको डी रिजर्व करना, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्वेशन मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल, डी रिजर्वेशन मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया और प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बिजनेस भी कर सकते हैं। ये थे बेटा मेरे 3 पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के। अब है बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हमारे देश का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है? कमर्शियल बैंक, राइट, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे के सारे हमारी कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं, राइट बेटा। और फाइनेंशियल सेक्टर को संभालता कौन है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, राइट। इसने क्या क्या पॉइंट्स दिए? पहला, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई बेटा पहले क्या था? रेगुलेटर। क्या था बेटा? रेगुलेटर। बाद में आरबीआई क्या बन गया बेटा? फैसिलिटेटर, राइट। जैसे ही फॉरेन बैंक्स आए, प्राइवेट बैंक आए,
तो जितने भी नेशनलाइज बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, इन्होंने बोला सेंट्रल बैंक को कि भाई इतना कंपटीशन बढ़ गया है, अब हम छोटी छोटी चीजें सेंट्रल बैंक आपसे पूछेंगे तो ये फॉरेन बैंक्स को और प्राइवेट बैंक्स को हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। पहले तो छोटी छोटी चीजों के लिए हमें आपसे बात करनी पड़ती थी क्योंकि आप रेगुलेटर थे, पर अब आपको फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको कमर्शियल बैंक्स, पीएनबी, एसबीआई को भी अलाउ करना पड़ेगा कि वो अपने डिसीजन अपने आप ले सकें। देखो क्या लिखा है, एज अ रेगुलेटर प्रियोर टू लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले एज अ रेगुलेटर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर फिक्स करता था सभी कमर्शियल बैंक के लिए। आरबीआई डिसाइड करता था कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पर जैसे ही आरबीआई ने अपना रोल चेंज किया और वो फैसिलिटेटर बन गया। फैसिलिटेटर कब बना? लिबरलाइजेशन के बाद। लिबरलाइजेशन से पहले रेगुलेटर था, लिबरलाइजेशन के बाद क्या बन गया? फैसिलिटेटर। और जैसे ही वो फैसिलिटेटर बना तो आरबीआई ने क्या किया? फैसिलिटी दी कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर लो, और ऑटोनॉमी दी, आजादी दी कमर्शियल बैंक्स को, पीएनबी, एसबीआई को, कि तुम अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर सकते हो। तो आरबीआई का रोल चेंज हो गया। लिबरलाइजेशन से पहले वो रेगुलेटर था, सारी चीजें खुद डिसाइड करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर सब कुछ डिसाइड करता था। पर लिबरलाइजेशन के बाद वो क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? फैसिलिटेटर। और ऑटोनॉमी दे दी। किसको ऑटोनॉमी दे दी? कमर्शियल बैंक्स को, पीएनबी, नेशनलाइज बैंक को ऑटोनॉमी दे दी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर बेटा ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक आए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, फॉरेन बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सारे के सारे बैंक मार्केट में आए। तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद आया था। इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें 74% तक की लिमिट अलाउ कर दी कि फॉरेनर्स किसी भी इंडियन बैंक में 74% तक का इक्विटी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी, राइट? द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक वाज रेज्ड टू 74%। कितने परसेंट बेटा? 74% तक दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। बोलो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईज कौन होते हैं बेटा? एफआईज ये फॉरेन प्लेयर्स हैं। जैसे आपने देखा है शेयर मार्केट में हम कहते हैं कि शेयर मार्केट डाउन चलेगी क्योंकि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इतने करोड़ों के शेयर्स बेचे। शेयर मार्केट ऊपर उठ गई क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतने शेयर खरीदे। तो जो एफआईज होते हैं ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर की कंट्री के, जो हमारी कंट्री के म्यूचुअल फंड, शेयर्स, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ गए? तो जो एफडीआई की लिमिट है वो हमारे देश में कितनी कर दी बेटा? 74%। कि एफआईज हमारे देश में 74% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। किसी बैंक की ब्रांच को एक्सपैंड करना है, राइट? उनकी जितनी भी कंडीशंस हैं उन्हें ईज आउट कर दिया। एचडीएफसी बैंक हर 3 किलोमीटर पे है, राइट? तो एक्सपेंशन किसी भी कमर्शियल बैंक का आसान कर दिया, बट उनको प्रॉफिट होने चाहिए और वो गवर्नमेंट को टैक्स अच्छा पे कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस लिख दी कि प्रॉफिट होना चाहिए, टैक्स इतना देना चाहिए, तो आप नई ब्रांच भी खोल सकते हो। तो एक्सपेंशन प्रोसेस बहुत आसान कर दिया। तो मेरे बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारी 4 चीजें हैं। पहला, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। दूसरा, हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक आए। तीसरा, एफडीआई की लिमिट 74% तक बढ़ी। चौथा, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। नेक्स्ट है मेरे बच्चों टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारी 2 चीजें आएंगी बेटा, टैक्स एंड सब्सिडीज। क्या आएगा बेटा? टैक्स एंड सब्सिडीज। अब मेरे बच्चों, टैक्स 2 तरीके के होते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल बंदे की इनकम पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बेटा सबसे पहली बात 1991 में क्या किया? डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज किया। डायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा था 1991 में, तो लोग टैक्स इविएशन करते थे। टैक्स इविएशन का मतलब क्या है? टैक्स की चोरी करते थे।
तो जब वो टैक्स की चोरी करते हैं तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम डायरेक्ट टैक्स को कम कर दें, लोग ताकि वॉलेंटरली अपनी इनकम को डिस्क्लोज करें और टैक्स इविएशन ना करें। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसे रैशनलाइज किया था, बहुत हैवी, बहुत ज्यादा हमारा डायरेक्ट टैक्स था, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा था 1991 में, उसे रैशनलाइज किया, उसे कम किया ताकि लोग अपनी इनकम को वॉलेंटरली डिस्क्लोज करें। ओके। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स की रिफॉर्म्स लेके आओ, और इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स क्या है? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। जो टैक्स का प्रोसेस है, जो हम टैक्स भरते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करो, आसान करो, ताकि लोग अपने आप टैक्स भर सकें। राइट। अब बेटा हमने पढ़ लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा है बेटा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहली बात तो क्या है? डीवैल्यूएशन। और डीवैल्यूएशन मैंने बताया था ना, अपने देश की करेंसी की वैल्यू को गिराना फॉरेन कंट्री की करेंसी के टर्म में, ताकि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, दैट इज नोन एज डीवैल्यूएशन। दूसरा है बेटा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके अंदर जो करेंसी का रेट है वो कैसे फिक्स होगा? जहां डिमांड फॉर डॉलर सप्लाई फॉर डॉलर से मिलेगा, वहां पे प्राइस ऑफ डॉलर और क्वांटिटी ऑफ डॉलर डिटर्मिन हो जाएगा बेटा। राइट। तो ये है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि करेंसी का रेट डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होगा। ये है मेरी कौन सी? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जिसमें मैंने डीवैल्यूएशन बताया और दूसरा बताया मार्केट एक्सचेंज रेट होगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे करेंसी का रेट फिक्स होगा। डिमांड ऐसे, सप्लाई फॉर डॉलर ऐसे क्यों बनता है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में है बेटा। राइट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, मैंने बताया था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, याद है? बिफोर 1991 बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, टैरिफ कोटा लगाया हुआ था। किसके ऊपर? किसके ऊपर? फॉरेन गुड्स के ऊपर, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव कर सके। हाउएवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने सोचा सरकार तो साडी अपनी है, क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी इंप्रूव इतनी ज्यादा नहीं भी करेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने इतनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करी, तो जिसकी वजह से, फायदा होने की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, जिससे हमारे देश की जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। ठीक है। तो भैया ये बिफोर 1991 हुआ। फिर क्या हुआ? 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेके आए। तो सबसे पहले क्या किया? रिफॉर्म्स लेके आए, और रिफॉर्म्स ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन टेक्नोलॉजी आई, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने भी अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया। क्या किया बेटा? अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया। उन्होंने कहा कंपटीशन बढ़ा है, हमें भी अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर तीन चीजें हुई। डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। डिसमेंटलिंग का मतलब क्या है? कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को बंद करना, मतलब कोटा को खत्म करना। कोटा को क्या करना? खत्म। टैरिफ रेट्स को कम करना। टैरिफ क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, उसे कम करना। अगर मुझे लाइसेंस लेना है इंपोर्ट का, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं, मेरे को उसका लाइसेंस लेना है, उस लाइसेंस को लेने का जो प्रोसीजर है, लाइसेंसिंग प्रोसीजर, उसको क्या करना? कम करना। लाइसेंसिंग प्रोसीजर बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको कम करना। तो क्या क्या किया उन्होंने? कोटा खत्म किया, टैरिफ कम किए, और जो लाइसेंस लेना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें हैसल्स कम करें। ठीक है बेटा, यही चीजें लिखी हुई हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया, ओके, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम किया, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम किया, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी क्या किया? रिड्यूस किया। राइट बेटा, ये हमारा खत्म हुआ बेटा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है इसका, बाकी के टॉपिक 20 मिनट के भी नहीं है बेटा, जरा थोड़ा सा थम जाओ, मुझे पता है थक गए होगे तुम, पर फिर भी सुनना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ऑनरशिप, मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करना गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको लॉसेस हो रहे हैं, उन्हें प्राइवेटाइज करना, पूरी ऑनरशिप दे देना, इज नोन एज टू बी अ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बेटा दो तरीके की होती है। पहली होती है कि भैया एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके पास 100% शेयर्स हैं,
उसने 51% से ज्यादा शेयर, जैसे 60% शेयर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, 40% गवर्नमेंट के पास अभी भी हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, के मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे देना। अगर गवर्नमेंट अपना 51% से ज्यादा शेयर, 100% में से 51% से ज्यादा शेयर अगर बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके पास 100% शेयर्स हैं, उसने 20% शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए क्योंकि उन्हें फंड्स चाहिए थे। 100 में से 20% शेयर बेचे प्राइवेट को, 80% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास हैं, तो कंट्रोल गवर्नमेंट का है, बेचा तो नहीं ना पूरा का पूरा, तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अपने 100% शेयर्स में से थोड़े से 51% से कम शेयर्स बेचने किसी प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में 51% से ज्यादा बेच देते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। डिसइन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि 51% से कम शेयर बेचते हैं। राइट बेटा? फिर उसके बाद नवरत्नास, मिनी रत्नास। जैसे हमारे देश में ना महारत्नास, मिनी रत्नास और नवरत्नास, ये तीन है। महारत्नास मतलब गवर्नमेंट की ऐसी बाहुबली कंपनीज, बाहुबली कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जिन्हें बहुत प्रॉफिट होते हैं, दैट इज नोन एज महारत्नास। नवरत्नास जो उनसे कम है, मिनी रत्नास जो उनसे कम है। हमारे देश में 14 महारत्नास हैं, 24 नवरत्नास हैं और 62 मिनी रत्नास हैं। एनसीईआरटी के अंदर महारत्ना के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 2, और इनके भी 2 और इनके 3, तो हमें सिर्फ यही याद रखने हैं। 62 मिनी रत्नास याद नहीं करना, 24 नवरत्नास याद नहीं करना, 14 महारत्ना कौन कौन से याद नहीं करना, इतनी सारी हैं भाई। राइट? तो हमें पता होना चाहिए महारत्ना सबसे बाहुबली कंपनीज गवर्नमेंट की, उससे कम नवरत्नास होती हैं, उससे और कम मिनी रत्नास होती हैं। राइट बेटा? बस ये दो एग्जाम्पल इनके लर्न कर लेना। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, क्लोज इकोनॉमी खत्म करके ओपन इकोनॉमी करना इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करना, जोड़ना डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करके इज नोन एज टू बी अ ग्लोबलाइजेशन। राइट बेटा? ओके। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे हम बेटा। पहला पॉइंट, ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में एक्सेस मिलता है। इंडिया अगर बाहर ट्रेड कर रहा है तो उसके गुड्स अमेरिका में भी चल रहे हैं और अमेरिकन गुड्स इंडिया में भी खरीदे जा रहे हैं, जैसे एप्पल का मोबाइल जो है। राइट? तो जो ग्लोबलाइजेशन से ग्रेटर एक्सेस मिलता है ग्लोबल मार्केट में, कि हम अपना प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में भी बेच सकते हैं। दूसरा, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। तीसरा, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री हमारी कौन सी है? इंडिया। इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है। तो जो ग्लोबलाइजेशन का फायदा है ना, वो डेवलपिंग कंट्री में लार्ज कंपनीज उठाती हैं, जैसे रिलायंस है। रिलायंस ने क्या किया? जब रिलायंस जियो शुरू किया तो उसने 4G की टेक्नोलॉजी बाहर से बाय करी, उसने खुद डिस्कवरी नहीं करी, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया, उसने 4G की टेक्नोलॉजी बाहर से बाय करी और इंडिया में लॉन्च कर दी, और इंडिया में 2G चल रहा था, भैया छा गया वो। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा डेवलपिंग कंट्री में लार्ज इंडस्ट्रीज उठाती हैं, एग्जांपल रिलायंस। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट इसका यह है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा जो है ना, वो डेवलप कंट्रीज उठाती हैं और डेवलपिंग कंट्री को दबाती हैं। जैसे यूएस है, ट्रंप है, बदमाशी है, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा डेवलप कंट्री उठाती हैं और डेवलपिंग कंट्री को दबाती हैं, ये एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन में जो पुअर कंट्रीज हैं उनका वेलफेयर खराब होता है। क्यों? क्योंकि उनसे रिसोर्सेज जबरदस्ती यूज करने को बोला जाता है। जैसे ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को बोला कि तेरे देश में ये रिसोर्सेज हैं, मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए इस रेट पे। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कहता है मैं क्यों दूंगा तुझे इस रेट पे, मैं नहीं दे रहा। तो उसने कहा मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से तेरी मेंबरशिप खत्म कर दूंगा। उसने कहा कर दो। फिर उसने सोचा यार ये चौड़ में क्यों आ रहे हैं, ये चौड़ में इसलिए आ रहे हैं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। भाई ने क्या किया, इतने न्यूक्लियर बम बना दिया मैं क्या बताऊं, और टेस्टिंग भी कहां करी? यूएस के जस्ट एक थोड़े से नॉटिकल माइल समुद्र में उसने टेस्टिंग करी कि भैया चुप हो जाओ। तो भैया सारे चुप हो गए, बोले पर सारे चुप हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाती है डेवलप कंट्री और पुअर कंट्रीज को दबाती है। फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट, मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन।
मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन होती है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई वाली ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड वॉर चल रहा है हमारे देश में, क्या पूरे वर्ल्ड में। पहले 2019 में चला था जब ट्रंप आया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, ट्रेड बैरियर लगा दिए चाइना पे। चाइना ने कहा हमारे पे ट्रेड बैरियर लगा दिए। अब वो क्या करे, चाइना इतना अच्छा काम कर रहा था, नंबर 1 इकॉनमी आ सकता था, तो ट्रंप ने एकदम से ट्रेड वॉर कर दिया 2019 में। तो चाइना ने क्या किया, कोविड फैला दिया भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब दोबारा से वही पंगा चल रहा है, वर्ल्ड वॉर हो गया देखो ट्रेड वॉर के चक्कर में। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई वाली ग्लोबलाइजेशन, वो लोगों, डिफरेंट कंट्री के लोगों के बीच में भेदभाव और डिस्पैरिटीज क्रिएट करती है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। आउटसोर्सिंग बहुत आसान है, मैं इसकी थ्योरी नहीं बढ़वाऊंगा बेटा। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, जो काम पहले आप कर रहे थे वो काम किसी थर्ड पार्टी से कराना इज नोन एज टू बी आउटसोर्सिंग। आपको पता है यूएस के कॉल सेंटर्स इंडिया के अंदर हैं। अब भैया पहले यूएस अपने देश में ही कॉल सेंटर्स चलाता था, पर उसे देखा कि भैया यूएस की कंपनीज ने देखा यहां लेबर बहुत महंगी है, राइट, और यहां बहुत ज्यादा लेबर लॉज हैं, तो उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाया और इंडिया में गुड़गांव में, नोएडा में और भी बहुत सारी जगह पे अपने कॉल सेंटर्स ओपन कर दिए, राइट। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, पहले जो देश खुद करता था उसको दूसरे देश से कराना इज नोन एज टू बी आउटसोर्सिंग। नॉर्थ अमेरिका का अराउंड 74% सॉफ्टवेयर का काम टीसीएस से जाता है। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अपनी सॉफ्टवेयर की सर्विसेज नॉर्थ अमेरिका के 74% बिजनेस फर्म्स को दे रही हैं। तो वो इंडिया से क्या करा रही हैं, आउटसोर्स। और आउटसोर्सिंग इंडिया से क्यों हो रही है सबसे ज्यादा, इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन क्यों है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि यहां पे लेबर बहुत चीप है, राइट बेटा, यही बातें इसमें लिखी हैं। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा बेटा 1948 में शुरू हुआ था, 23 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर शुरू किया था, और इसका पहले नाम होता था गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में इसका नाम गैट से हटके डब्ल्यूटीओ पड़ा। डब्ल्यूटीओ के हमारे मेजर फंक्शंस क्या हैं, पहला, ये इंटरनेशनल ट्रेड कराती है, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड। बायलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज बायलेटरल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज इज नोन एज मल्टीलेटरल ट्रेड। तो जो डब्ल्यूटीओ है वो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड करता है, बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड कैसे प्रोवाइड करता है, देशों से टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करके। सर अभी कहां है वर्ल्ड ट्रेड, जो ट्रंप है वो तो टैरिफ लगाता जा रहा है। बेटा ये फंक्शंस हैं, बोलने की बात है, बुक्स में लिखी है, आप भी लिख देना आएगी तो, वरना ये फॉलो तो हो नहीं रही है यार। नेक्स्ट, टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम। हर देश में ट्रेडिंग रिजीम होनी चाहिए जिसमें नेशन किसी दूसरे नेशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ये डब्ल्यूटीओ का मेजर फंक्शन है, पर अमेरिका इस फंक्शन की धज्जियां उड़ा चुका है, वो तुम्हें पता भी है। फिर ये क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग डब्ल्यूटीओ की किसकी, कौन देता है, अमेरिका देता है, इसलिए चुप रहना पड़ रहा है। तीसरा, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आप डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉरेन कंट्री वाले भी आपके गुड्स को खरीदना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन का लेवल, ट्रेड का लेवल बढ़ेगा, और देश में जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज होंगी। क्यों, मेरे देश में ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनसे मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं, उनकी डोमेस्टिकली डिमांड नहीं है, पर फॉरेन कंट्री में उसकी डिमांड है, तो मैं क्या करूंगा, उन रिसोर्सेज को भी यूज करूंगा और उन्हें बाहर एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेज यूज हो पाती हैं जब ट्रेड होता है। तो ठीक है बेटा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजर फंक्शन क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल है, क्या इंडिया मेंबर होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का? बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं होना चाहिए, बहुत से कहते हैं होना चाहिए। मेजर बात क्या है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, तो नहीं भी होंगे तो चलेगा, पर आइडियली होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट, बायलेटरल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू कंट्री बायलेटरल, ट्रेड बिटवीन मोर देन टू कंट्रीज मल्टीलेटरल, टैरिफ बैरियर टैक्स ऑन इंपोर्ट होता है, नॉन टैरिफ बैरियर कोटा होता है। ये सारी टर्म्स मैं पहले बता चुका हूं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट बताने। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ में एलपीजी आया। जब बेटा एलपीजी आया तो हमारे देश का जो जीडीपी है ना वो 5.6% था 1980-91 में,
और 2017-18 में 6.7% और 23-24 के जो एस्टिमेट्स हैं वो 8.2% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफॉर्म्स के आने की वजह से जीडीपी हमारे देश में बढ़ा। ओके। उसके बाद कह रहे हैं रिफॉर्म्स पीरियड के अंदर जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो डिक्रीज हुई। ग्रोथ पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज हुई, पर जो सर्विस सेक्टर है टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ बढ़ी 9.8%। ये डेटा आपको याद करना है बेटा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आई तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, एप्पल है, गूगल है, इन्होंने क्या किया, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में फॉरेन इनफ्लो भी आएगा, डॉलर भी आएगा। राइट बेटा, डॉलर भी आएगा। राइट, देखो राइज इन फॉरेन रिजर्व, भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से हमारे देश में फॉरेन रिजर्व्स बढ़े, डॉलर आया। ओके। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मैंने बताया था आपको 1991 में इन्फ्लेशन 17% था। राइट बेटा, और 15-16 में हमारा 5.48% था, जो कि इस वक्त अराउंड 24-25 में 4.5% चल रहा है। तो रिफॉर्म्स के आने से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल हुआ और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा। प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया कि वो आए और हमारी कंट्री में गुड प्रोड्यूस करे, मल्टीनेशनल कंपनीज को भी अलाउ किया। तो ये रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स थे। क्या क्या बेनिफिट था, देश का जीडीपी बढ़ रहा है बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। राइट, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फॉरेन रिजर्व्स आएंगे बेटा। ओके, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। ये इसके फेवर के पॉइंट थे। अब क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म में सबसे पहला है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ है। मतलब कि भैया हमारे देश में सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है और सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर उतना नहीं बढ़ेगा, तो जीडीपी तो बढ़ेगा पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो हमारे देश का क्रिटिसिज्म सबसे पहला यह है इसका ग्रोथ का कि हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को निग्लेक्ट कर दिया। बेटा ध्यान से समझना, जब ये रिफॉर्म्स आई तो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफ्लेक्ट कर दिया। आपको पता है गवर्नमेंट का 1991 में बहुत बुरा हाल था, तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खत्म हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज देती थी फार्मर्स को, सब कुछ, पर 1991 में तो देश क्या था बेटा, बिल्कुल कंगाल था, पैसा भी बड़ी मुश्किल से मिला बाहर से $7 बिलियन, तो सब्सिडीज भी खत्म कर दी। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में खत्म होगी, एग्रीकल्चर सब्सिडीज भी खत्म होगी, जो गरीब फार्मर्स हैं उन्हें फर्टिलाइजर सब्सिडीज मिलनी बंद होगी। लिबरलाइजेशन से एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, अब जब ये रिफॉर्म आई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बेटा इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडियन कंज्यूमर हैं वो फॉरेन एग्रीकल्चर गुड्स खरीदेंगे। अगर वो फॉरेन एग्रीकल्चर गुड्स खरीदेंगे तो डोमेस्टिक फार्मर्स बेचारे वैसे ही इतने परेशान रहते हैं, और अगर फॉरेन गुड्स खरीदेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर तो उनका तो माल ही नहीं बिकेगा। तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की वजह से जो फार्मर्स हैं उन्हें डिस्ट्रेस आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स का खत्म कर दिया गया था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स, दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं बेटा, हमारी राइस, व्हीट। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, कॉटन, जूट। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होने से, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर गुड्स भी बाहर बेचे जाएंगे, तो बाहर की कंट्री को कैश क्रॉप्स चाहिए थी, फूड क्रॉप्स इतनी नहीं चाहिए थी, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी मजबूरी बन गई कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, और जैसे ही उन्होंने कैश क्रॉप प्रोड्यूस किया, फूड क्रॉप्स कम किया, तो हमारी इकोनॉमी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ चली गई। ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिफॉर्म पीरियड में क्या इंपैक्ट पड़ा। पहला, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होगी। दूसरा, सब्सिडीज रिमूव होगी।
तीसरा, लिबरलाइजेशन रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे, डोमेस्टिक फार्मर्स पे बहुत फर्क पड़ा और हम कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए, फूड क्रॉप्स खत्म हो गए, कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए। समझे? नेक्स्ट बेटा, ये हो गया एग्रीकल्चर। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब जैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो हमारे देश में चीपर इंपोर्टेड गुड्स आ गए। चाइना, अगर हमने टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर खत्म करे तो चाइना हमारी कंट्री में माल बेच रहा है, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी बैंड बज गई। तो रिफॉर्म का ये नेगेटिव में पड़ा कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनने टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है और चाइना बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंपोर्टेड गुड चीपर पड़े, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे बहुत फर्क पड़ा। दूसरा, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, राइट? किसकी? इंडस्ट्री की। नॉन टैरिफ बैरियर बाय डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री मतलब अमेरिका। अमेरिका ने अभी भी इंडिया के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर लगाया हुआ है। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है बेटा? कोटा, कि भैया इतनी क्वांटिटी से ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं करा सकते। तो यूएसए ने अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है टेक्सटाइल के ऊपर। अभी पीछे क्या हुआ था कि रिस्ट्रिक्शन हटाई थी ना अभी अमेरिका ने, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिया और टैरिफ लगा दिया। जैसे ही बांग्लादेश पे टैरिफ लगा तो जो इंडिया है उसके टेक्सटाइल के शेयर्स बढ़ गए थे। देखना 2-3 दिन पुरानी बात है। ओके, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यार इसमें तो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट है उन्हें बेचना इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। वो इनइफेक्टिव थी। इसका मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू थी उससे कम प्राइस पे बेच रहे थे। कम प्राइस पे बेच रहे हैं गवर्नमेंट, तो भैया क्यों बेच रहे हैं? और वो मैं ऑनलाइन क्या बोलूं बेटा, तुम्हें समझ आ गया हो तो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत करप्शन थी, राइट? 50,000 करोड़ का एसेट है, उसको 30,000 करोड़ के एसेट में बेच दिया, बाकी 20,000 करोड़ सस्ता बेचा। क्यों बेचा? तुम समझदार हो। तो इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट कंडीशन, राइट बेटा? पक्का। फिर उसके बाद टैक्स पॉलिसी बहुत इनइफेक्टिव थी। गवर्नमेंट टैक्स कम कर रहा था पर लोग टैक्स इविएशन, टैक्स की चोरी करते थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है? कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि गुड को खरीदना दिखावे के लिए। एप्पल का प्रोडक्ट कंज्यूमरिज्म है। ग्लोबलाइजेशन से एप्पल इंडिया में बिक रहा है, अब वो इंडिया में बिक रहा है, लोग इतना ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है कि भैया वो गुड मुझे चाहिए भी नहीं, उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, मेन वैल्यू इतनी नहीं है, फिर भी मैं खरीद रहा हूं। क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि मुझे शीशे के सामने खड़े होके ऐसे फिंगर्स करके क्या करना है, एप्पल का साइन दिखा के दिखाना है मैंने एप्पल फोन ले लिया। तो कंज्यूमरिज्म है, राइट? तो कंज्यूमरिज्म की वजह से लोगों के अंदर, भैया चाइना में तो लोग अपनी किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्या खरीदने के लिए? एप्पल का नया फोन खरीदने के लिए। इतने पागल हो गए हैं। तो कंज्यूमरिज्म मतलब हमें ऐसे गुड खरीदना जो दिखावे के लिए हैं, राइट? उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी नहीं है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, तो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। इसके बाद थैंक यू बेटा, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ पाए और आई बिलीव आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाय, साइनिंग ऑफ।